नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक रक्त के बारे में पढ़ेंगे। मानव रक्त, जैसा कि आप देख रहे होंगे टॉपिक में ऊपर लिखा हुआ है मानव रक्त, तो इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है, यानी रक्त के बारे में हम लोग पूरा समझेंगे आज की रक्त क्या होता है। देखिए, एक्चुअली में हमारे शरीर में जो मतलब ह्यूमन बॉडी है, इसमें रक्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसके बारे में हम लोग को समझना है कि यह कैसे बनता है, इसमें क्या रहता है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक्चुअली में रक्त जो होता है, इसको मतलब आप कह सकते हैं ऑक्सीजन वाहक होता है। हम लोग जो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और जबकि देख लीजिए, ऑक्सीजन को भी ब्लड ही लेकर के जाता है, तो ब्लड तो और भी महत्वपूर्ण चीज हो गया। और केवल ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के दौरान जो भी पोषक तत्व होता है उसको भी ले जाने का काम करता है, प्रत्येक सेल तक ले जाता है। उसके बाद फिर उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया या और भी अवशिष्ट पदार्थ जो बनता है, उसको भी मतलब वापस लाने का काम करता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लड जो है, जो ले जाने और ले आने का काम करता है। तो यही ले जाने और ले आने का जो पूरी घटनाएं हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग रास्ते में भी कहीं चलते रहते हैं, तो बस पर देखते हुए अगर लिखा हुआ रहता है परिवहन निगम, कुछ मतलब ऐसे राज्य सरकार का जो सरकारी बस होता है उस पर लिखा होता है। मतलब आपके शरीर में ब्लड जो है वह परिवहन का काम करता है, यानी कि जो भी पोषक तत्व हो गया उसको लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, या जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको वापस लाने का, ले जाने और ले आने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए, बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र जो है, इसका सबसे पहले खोज कौन किए थे, तो वह एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, विलियम हार्वे, उन्हीं के द्वारा किया गया था 1628 ईस्वी में। तो यहाँ से देखिए, एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, विलियम हार्वे किए थे और 1628 में किए थे। जैसा कि आप देख लीजिए, ऊपर लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरी बात है इसमें कि देखिए, आप मतलब ब्लड जो है पूरे शरीर में, आखिर कोई ना कोई तो इसको कंट्रोल करता होगा, जो पूरे शरीर में मतलब कि जाता है, प्रत्येक सेल तक जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे मतलब महत्वपूर्ण योगदान जो है वह हृदय का होता है। एक रुधिर वाहिनियां होता है, आप कह सकते हैं इसका रुधिर हो गया, उसके बाद हृदय हो गया और रुधिर वाहिनियां हो गया, ये तीनों चीज मिल करके परिसंचरण तंत्र बनता है। तो हम लोग पहले ही हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। हार्ट का वीडियो आपका नेट पे अपलोड भी है, चैनल पे आप देख सकते हैं वहां से। अभी हम लोग ब्लड को पढ़ रहे हैं, तो ब्लड को भी जानना है, फिर रुधिर वाहिनियां हैं। तो आप यहाँ से इस बात को समझ लीजिए कि रक्त जो है यह आपका पूरे शरीर में जो ले जाने का, यानी प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है, उसमें हृदय का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए हृदय जो है, इसको हम लोग संवहनी तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी तंत्र कहते हैं। क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हृदय पे। एक्चुअली में हम लोग हृदय में क्या पढ़े थे कि ब्लड जो है वह जैसे कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों है। आपको अशुद्ध रक्त जो है आता है हार्ट में, और उसके बाद वहां से फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में जाकर के फिर शुद्ध होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और उसके बाद फिर किस में आता है, हार्ट में फिर आता है वापस, और वहां से फिर पंपिंग होता है। पंपिंग के दौरान क्या होता है, पूरे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना? तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं एक्चुअली में रक्त कैसा होता है। तो रक्त जो है वह आपका एक तरल पदार्थ है। कैसा है? तरल उत्तक है, आप कह सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा कि रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है, यानी आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप देखिए, तरल का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में तरल क्या होता है। देखिए, एक तो होता है कि जैसे अगर हम लोग पानी अगर छानते हैं, कोई मान के चलिए छन्ना पत्र है, उसमें पानी को अगर आप डालते हैं तो कुछ कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ है वह छन्ना पत्र पे ऊपर रह जाता है, और पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाता है, यानी दूसरा बर्तन में चला जाता है। लेकिन देखिए, जो तरल पदार्थ होता है उसमें क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ भाग उसमें फंस जाता है, यानी ऊपर रह जाएगा। समझ गए ना? जैसे आप समझ सकते हैं, अगर आप दूध को अगर आप छानिएगा तो उसमें जो मलाई होता है वह आपका ऊपर रह जाएगा। ठीक है ना? तो आप इस बात को समझ, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह मतलब तरल पदार्थ है, और समझ सकते हैं कि तरल पदार्थ क्या होता है, इसलिए ऐसा बोले हैं। तो ये आपका हो गया कि रक्त जो है एक तरल मतलब कि उत्तक है। ठीक है ना? जैसा देखिए, आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ। एक बात और कहते हैं कि देखिए, इसमें जितना भी बात लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अंत में हम देंगे मौका, ठीक है ना, और उसको पूरा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे रक्त जो है वह एक तरल संयोजी उत्तक है, जो क्या करता है कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रंग, कलर पे बात करेंगे। कलर क्या होता है? देखिए, इस कलर पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है
अब भाई अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो समझिएगा बात को, पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग को कहीं भी अगर पूछा जाएगा तो काम देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए मजा लेने के लिए कि जान गए फिर भूल गए, ऐसा नहीं। तो देखिए रक्त का रंग जो है वह लाल होता है। लाल क्यों होता है? तो रक्त में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो आपको ये चीज भी लिखा गया है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। दूसरा, अगर हम लोग इसके पीएच मान की अगर बात करते हैं तो इसका पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। तो देखिए अलग से थोड़ा सा हम लोग पीएच मान पे चर्चा कर लेंगे कि आप अम्ल क्षार और लवण केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां पे हम लोग देखे थे कि जो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता था वह क्षारीय होता है। क्षारीय कहने का मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्षारीय कैसा होगा, तो क्षारीय जो होता है वह कड़वा होता है। कैसा होता है? जैसे मिर्च की अगर बात करते हैं तो मिर्च अगर आप तोड़ करके अगर खाते हैं तो कड़वा लगता है, तो वह क्षारीय हो गया, ठीक है ना। और जो क्षारीय होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। एकदम याद रखिए, जो क्षारीय होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। और रक्त का जो है वह पीएच मान 7.4 है। 7.4 कहने का मतलब है 7 से अधिक हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और अम्लीय जो होता है वह क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे कि आप नींबू का रस हो गया और भी चीज इमली वगैरह हो गया, जो खट्टा वाला जितना भी चीज है उसका पीएच मान निश्चित रूप से 7 से कम होगा। जितना कम होगा उतना ज्यादा खट्टा होगा, ठीक है ना। और जो 7 होता है वह न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पीएच मान को समझ गए, यह क्षारीय भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि देख लीजिए एक्चुअली में यह जल से बताया गया है कि जल से भारी होता है। अब इसको समझ लीजिए कि अगर रक्त है, इसको अगर आप जल में डालते हैं तो वह क्या होता है कि नीचे चला जाएगा, यानी पानी में नीचे चला जाता है, यानी जल से भारी है। अगर जल से हल्का रहता है, कोई भी चीज अगर जल से हल्का रहेगा तो वह जल के सरफेस पे तैरता है। बात समझ गए? जैसे अगर आप बात करते हैं पेट्रोल का, पेट्रोल को देखिए जल पे अगर छिड़किएगा तो वह ऊपर ऊपर तैरेगा, क्योंकि वह जल से हल्का होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि यह जल से क्या होता है? भारी होता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर है स्वस्थ व्यक्ति है, एकदम हट्ठा कट्ठा, आप समझ सकते हैं, तो उनके शरीर में मतलब ब्लड कितना होता है? ऐसा तो नहीं है कि 1 क्विंटल का आदमी है तो 20 लीटर ब्लड ही होगा देह में, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। ब्लड कितना होता है तो उसका एक मतलब कि आइडिया है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 5 से 6 लीटर जो है वह ब्लड होता है, जो कि उसी व्यक्ति के शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। आप 7% भी समझ लीजिए, ठीक है ना। कहें कि आप अगर एग्जाम में ऑप्शन में 7 से 8% देगा तो भी करेक्ट आंसर होगा, या एग्जैक्टली अगर 7% देता है तो वह भी सही होगा। तो आप इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप समझिए। कोई भी स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में क्या होता है कि ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। देखिए अभी हम वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, 5 से 6 लीटर होता है, जो कि उसी व्यक्ति के भार का 7% होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब किसी व्यक्ति का ब्लड जो है शरीर में 5 से 6 लीटर है तो वह कितना परसेंट होता है, तो क्या कहेंगे? उसके भार का 7% होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं महिलाओं का, तो महिलाएं में क्या होता है कि ब्लड थोड़ा सा कम होता है। ऐसे भी थोड़ा सा समझिए सकते हैं, पुरुष से थोड़ा सा मॉडल टाइप कराती है नहीं, तो आप समझ लीजिए बात को, हल्का सा मतलब थोड़ा सा कम होता है। जैसे मान सकते थोड़ा कहने का मतलब एकदम थोड़ा सा नहीं समझिए, लगभग ½ लीटर कम होता है, ठीक है ना। तो ब्लड मतलब महिलाओं में थोड़ी कम होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि पुरुषों की तुलना में, क्या पूछेगा? पुरुषों की तुलना में स्त्री में ब्लड कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा कम होता है, या अगर डाटा अगर दे तो ½ लीटर लगभग माना जाता है कि कम होता है। तो चलिए हम लोग इस चीज को भी समझ गए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि रक्त का एक्चुअली में निर्माण कहाँ होता है। रक्त जो हमारे शरीर में है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि कहीं से दूसरा जगह से खरीद करके लाए एकदम डेली लोड करते हैं, जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना पंप के सहारे, उसी तरह का। हंस का रहा है? हंस नहीं, देखिए ज्यादा खिलखिला रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, मजा लीजिए, पढ़िए, लेकिन सीखिए, सीखना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या आखिर शरीर में ही इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो जो आपका अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो होता है, हड्डी के बीच में देखिएगा मतलब कि स्पेस रहता है खाली, ठीक है ना, उसी में मतलब इसका निर्माण होता है ब्लड का। तो यह आपका वयस्क मनुष्य में होगा। वयस्क मनुष्य जो होता है उसका जो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वह बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। लेकिन कोई बच्चा जैसे कि गर्भावस्था में, यानी कि गर्भ में ही अगर है, तो उसमें जो है वह ब्लड जो है सो आपका भ्रूण क्या बोलते हैं, लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बात याद रखिएगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो वयस्क मनुष्य में आपका अस्थि मज्जा में होगा, और बच्चा जब गर्भ में रहता है तो लीवर में होता है, यानी यकृत में होगा। तो निर्माण भी हम लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं
या देखिए इसको रिकॉल एक बार कर लेते हैं, एक बार समझ लीजिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे। कब किए थे? तो 1628 में किए थे। ठीक है। आप देखिए हृदय जो है इसको आपको संवहनी तंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, मतलब ये ज्यादा वर्क करता है ब्लड के को लेकर के, क्योंकि वही उसी का काम है। मतलब हार्ट में ही आता है, वहां से फिर फेफड़ा में जाता है, वहां के बाद फिर शुद्ध होता है, शुद्ध होकर के फिर हार्ट में आता है, वहीं से फिर पंपिंग होता है, पूरे शरीर में मतलब उसका फिर परिसंचरण होता है। ठीक है ना। इसीलिए इतना सारा काम जो है हार्ट करता है, इसीलिए इसको संवहनी तंत्र कहते हैं। फिर हम लोग बात किए इसके तरल पदार्थ का, मतलब कि तरल होता है। ठीक है ना। फिर इसके कलर का हम लोग बात किए, तो कलर जो होता है वह आपका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पीएच मान 7.4 होता है, 7 से अधिक होता है, इसीलिए यह क्षारीय होता है। ठीक है ना। याद रहेगा, समझ में आ रहा है ना? एकदम साथ ही साथ इसको याद भी करते जाइए। आपको बताया कि यह जल से भारी भी होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड जो होता है वह 5 से 6 लीटर होता है, जबकि जो मतलब महिलाएं जो है उनके शरीर में जो ब्लड होता है वह लगभग ½ लीटर कम होता है। और मतलब कि अगर ब्लड की 5 से 6 लीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस व्यक्ति के भार का 7% होता है। देखिए यह बात इसमें लिखा नहीं गया, आप लोग नोट जब बनाएंगे तो इस बात को लिख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो आप समझ लीजिएगा। उसके भार का 7% होता है। यह देखिए हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो इसी वजह से आप 7% लिख लीजिएगा। आगे जो कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे, आप कोई भी लुसेंट पढ़िए, एसपीडी पढ़िए या अदर कोई बुक पढ़िए साइंस का, आपको निश्चित रूप से ये डाटा मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम लोग बात करते हैं इसका निर्माण का। तो निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जबकि जब बच्चा मतलब गर्भ में रहता है तब जो है सो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ब्लड जो है वह 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। उसमें मतलब कि क्या क्या रहता है, इसका घटक क्या, कंपोनेंट्स क्या है, उसको समझना है। तो देखिए एक्चुअली में ब्लड जो होता है वह 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक देखिए तरल होता है और एक ठोस होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मतलब कि लिक्विड पार्ट होता है और एक ठोस पार्ट होता है, सॉलिड होता है। अब देखिए थोड़ा सा सुनने में अजूबा टाइप का लग रहा है कि भाई ये कैसे हो गया कि ब्लड जो होता है वह तो द्रव अवस्था में हम लोग देखते हैं, तो इसमें ठोस कैसे हो गया? तो देखिए ठोस होता है। आप देखिए इसमें जो रक्त जो है वह आपका पहला जो है वह प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं, फिर रुधिर कणिकाएं को पढ़ेंगे। प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं, इसी के अंतर्गत आपको WBC, RBC और प्लेटलेट्स को भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो आपका जो तरल भाग होता है यानी कि द्रव अवस्था में जो होता है वह प्लाज्मा होता है, जबकि ठोस यानी सॉलिड पार्ट जो है वह आपका रुधिर कणिकाएं होती है। फिर हम लोग रुधिर कणिका पे जाएंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं किसका? प्लाज्मा का। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गया कि ब्लड का जो कंपोनेंट्स है वह 2 है, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वह द्रव अवस्था हो गया और मतलब ये रुधिर कणिकाएं जो है यह आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड हो गया, तो ठोस होता है। ठीक है ना। और देखिए प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो पूरे रक्त में बात करते हैं, पूरे रक्त में प्लाज्मा जो है वह 55% होता है। कितना होता है? 55%। तो देखिए इस बात को आप याद रखिएगा, चूंकि यही चीज पूछा जाता है, ये सब चूंकि हाईलाइटेड बात है। अगर एग्जाम में आप बैठते हैं और पूरा पढ़ने के बाद भी ये सब क्वेश्चन गलत मार देते हैं, 60%, 65%, या अगर गलत मार देते हैं तो फिर आप रिजल्ट से पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ये सब चीज को एकदम ध्यान से बारीकी से समझिए और नोट कीजिए और कभी कभी पढ़ते रहिए ताकि हमेशा याद रहे। तो क्या बोले आपको कि प्लाज्मा जो है इसमें 55, प्लाज्मा जो है मतलब रक्त में प्लाज्मा जो है 55% होता है। ठीक है ना। और इसके कलर की अगर बात करें तो यह हल्का पीला रंग का होता है और चिपचिपा द्रव है। जैसे आप देखिएगा कुछ अगर फिर से हम लोग मलाई की बात करते हैं, दूध में देखिएगा जो क्रीम ऊपर बैठ जाता है उसको अगर आप ऐसे करके छूते हैं तो वह चिपचिपा टाइप का होता है। ठीक है ना। तो वही यह जो है इसका कलर की अगर बात करें प्लाज्मा का तो हल्के पीले रंग का होता है और चिपचिपा होता है, पारदर्शी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। और इसमें देखिए जल का जो मात्रा होता है वह कितना % होता है? 90%। तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिएगा कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 90% होती है और लगभग 7% जो है वह प्रोटीन होता है। देखिए एक्चुअली में जैसे हम लोग देखे थे हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण रक्त लाल होता है। उसी तरह देखिए प्लाज्मा जो है इसमें भी प्रोटीन होता है। ठीक है ना। तो प्रोटीन आपका कितना होता है? तो लगभग 7% प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। 90% क्या होता है? जल होता है और बाकी के जो 3% बच रहे हैं इसमें और भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो उपस्थित प्रोटीन होता है यानी कि प्लाज्मा में अगर प्रोटीन उपस्थित होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। सीधी से नाम से ही स्पष्ट है कि प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित होता है तो उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा प्रोटीन होता है। देखिए एल्ब्यूमिन होता है एक, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, नाम थोड़ा सा उटपटा है, आप समझिए। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन और भी मतलब कि है, तो आप यहाँ से समझिए ये जो भी है आपका प्लाज्मा प्रोटीन ही है। अब देखिए इन लोगों का भी अलग अलग काम है। एल्ब्यूमिन जो है वह प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत यानी लीवर में होता है, ठीक है ना। और यह क्या करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब बात को समझिए, देखिए कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो देखिएगा एकदम मॉडल टाइप का देखने में लगेगा, किधरों बैठा दीजिएगा वह कोना में बैठल रहेगा। जिसका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जो है वह ज़्यादा होता है उसको जल्दी कोई भी बीमारी नहीं होता है। नॉर्मल अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो देखिए हालांकि अभी कोरोना का सीजन चल रहा था तो बराबर इसी पे तो बात चलते आ रहा था। हमेशा कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो, कुछ भी खोलो तो इसी पे वीडियो चलता था कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाए, ताकि मतलब बीमारी से लड़ा जा सके। तो इस चीज़ को तो खैर अभी के लोग एकदम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चा बच्चा को पता चल गया कि इम्यूनिटी क्या होता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो है यह आपका क्या करता है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं फाइब्रिनोजेन। देखिए फाइब्रिनोजेन जो है यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में ही पाया जाता है। और इनका क्या काम है, ये बेचारा क्या करता है कि रक्त जो है उसको थक्का बनाने में मदद करता है। आप कहिएगा रक्त को थक्का बना करके ये क्या करेगा, तो थक्का नहीं बनाएगा। तो अगर कभी गलती से कभी क टूट गया और टूट फूट हो गया तो क्या होगा कि ब्लड एकदम बहते रहेगा जैसे मोटर का पानी चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर ऐसा समय आएगा, एगो नल खोल के छोड़ दीजिएगा तो टंकी ऊपर का पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है ना। खाली हो जाएगा तो फिर समझ रहे ना क्या होगा। तो ब्लड पूरा अगर निकल जाता है तो आदमी कितना देर तक जिंदा रहेगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी के चलते क्या होता है, जो टूट फूट हो जाता है, बड़ी मुस्कुरा रहा है, तभी कम पर हो खूब पड़ता है। देखो तो अब हम लोग देखिए बात करते हैं, तो क्या होता है कि अगर ब्लड पूरा अगर शरीर से निकल जाए तो फिर आदमी जीवित नहीं रह सकता है। तो इस वजह से देखिए क्या होता है कि वह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन, फाइब्रिनोजेन। तो जैसे ही रक्त थक्का हो जाता है तो हम लोग भी देखते हैं कहीं कहीं कट फूट अगर जाता है तो थक्का हो जाता है, यानी कुछ देर के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे देखिए फाइब्रिनोजिन भी यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है और यह रक्त थक्का बनाने में सहायता करता है। तो यही बात आपको हम पहले ही बोल दिए। अब देखिए एक्चुअली में एक और इम्पोर्टेंट बात है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, भी है एक सीरम। सीरम शब्द का यहाँ पे बार बार चर्चा चलता है, पूछा भी जाता है। तो देखिए सीरम क्या है, तो सीरम आपको बहुत बड़ा चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आप समझिए इसको। जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन, तो इसी में क्या होता है कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है इसको जब प्लाज्मा से अलग कर दीजिएगा, अगर इसको प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा से अगर निकाल देते हैं बाहर, तब जो शेष प्लाज्मा बचता है ना उसको हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया कि जब फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल देते हैं यानी अलग कर देते हैं तो शेष प्लाज्मा का शेष भाग जो होता है वह सीरम कहलाता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग सारा चीज प्लाज्मा के बारे में भी देख ली। एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, बात को समझिए। मानव रक्त पढ़ रहे हैं। मानव रक्त का कंपोनेंट था प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो इसमें अभी हम लोग केवल प्लाज्मा पढ़े हैं। प्लाज्मा के बारे में उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी मिल गया है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख सकते हैं और नोट जरूर कीजिएगा। नोट बना करके इसको पढ़िएगा, आपको अलग से पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख लिए। एक हम लोग इधर रक्त के बारे में देख लिए, इसका बेसिक जानकारी ले लिए। फिर उसका जो कंपोनेंट था उसमें हम लोग प्लाज्मा को देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे रुधिर कणिकाएं। तो देखते हैं कि अब रुधिर कणिकाएं क्या है, उसको हम लोग फिर समझेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुधिर कणिकाएं की। तो देखिए रुधिर कणिकाएं जो है यह रक्त का जो है ठोस भाग होता है, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए इसके बारे में आपको देखिए लिखा गया है, यह जो है आप रुधिर कणिकाएं के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। देखिए आरबीसी जो होता है इसको हम लोग रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्सस जो भी कहिए। डब्ल्यूबीसी का आप व्हाइट ब्लड हो गया और इधर आपका प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका और भी एक नाम है, जैसे कि आप इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी है इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स है इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो भी बात पूछा जाएगा उसको आप अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पे लिखी गई है। कभी कभी आरबीसी का भी पूरा नाम पूछता है, डब्ल्यूबीसी का भी पूछता है, प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स हो गया, और इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्लियर है।
अब देखिए हम लोग बात करते हैं इनकी संख्या का, तो देखिए रक्त में जो है सबका संख्या अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग संख्या और सबका अलग अलग रीजन भी है, उसको भी समझिएगा। और इसके बढ़ जाने और घट जाने से कई प्रकार की बीमारियां भी होती है, तो वो सब चीज़ का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि आपका आरबीसी जो है इनकी संख्या 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। और इनका जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो है सो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछता है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है। ये तो 10th क्लास वाला जो एग्जाम होता है ना बोर्ड का, उसमें तो एकदम कितना बार पूछा गया होगा पता भी नहीं, मतलब हमेशा आते रहता है ये क्वेश्चन, बहुत हाईलाइटेड है। आप अगर कंपटीशन की अगर बात करें तो वहाँ भी पूछता है, लेकिन कंपटीशन के लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पड़ जाता है ये, चूंकि हाईलाइटेड बात है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी लोग पढ़ा रहे हैं तो इस बात का रिपीट जरूर होता है। तो आरबीसी का होना भी जरूरी है, क्योंकि इसका जीवन काल की बात है तो आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम में इजी क्वेश्चन है तो इसके लिए जानकारी नहीं होना चाहिए, पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका देखिए जीवन काल जो है वह 120 दिन का होता है। उसी तरह अगर डब्ल्यूबीसी का अगर हम लोग बात करें तो इनकी संख्या जो है वह 10,000 के आसपास होता है और इनका जीवन काल जो है 3 से 4 दिन होता है। तो देखिए आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल के बारे में पूछा जाता है कि कितना होता है, तो 3 से 4 दिन का होता है और इनकी संख्या जो है यह 10,000 होती है। जबकि प्लेटलेट्स की अगर आपको बात किया जाता है तो इनकी संख्या 1.5 लाख से आप 4 लाख 5 लाख तक भी देता है, अप्रोक्स लगा दीजिए लगभग, ठीक है ना, इतना तक इनकी संख्या होती है प्लेटलेट्स की। और इनका जो जीवन काल होता है वह लगभग 7 दिन का होता है। 7 दिन, देखिए एक्यूरेट डाटा आप नहीं ले सकते हैं, 1-2 दिन मतलब 6 से 7 दिन या 7 से 8 दिन इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसके बीच में अगर आपको जो भी ऑप्शन में दिख जाए तो आप मार देंगे, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोनों बात को यहाँ पे याद कीजिए। आपका आरबीसी जो है इनका जीवन काल 120 दिन का हो गया, डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन हुआ, जबकि आपका जो प्लेटलेट्स है इनका 7 दिन है। तो अगर इनकी संख्या की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंपेरिजन करके पूछता है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि आपका डब्ल्यूबीसी का जो आरबीसी का संख्या है, आरबीसी के तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होता है, तो बहुत कम होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आरबीसी के तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होता है। आप देखिए यहाँ पे 50 लाख है, 50 लाख और यहाँ पे 10,000 है। और इसका भी देख लीजिए, तो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में है। तो तीनों में अगर तुलना किया जाए तो सबसे कम डब्ल्यूबीसी की ही संख्या हो गई, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं मोबाइल में, यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 10,000 होता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग आरबीसी को पढ़ते हैं, आरबीसी क्या होता है। तो देखिए इसका निर्माण जो है, देखिए आरबीसी का निर्माण आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो होता है उसमें होता है, और इनका मृत्यु जो है वह स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। इसीलिए देखिए प्लीहा जो होता है ना उसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, तो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। तो दो बात आप याद रखेंगे यहाँ से कि इसका निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होगा और मृत्यु जो है वह स्प्लीन में होगा। और देखिए यहाँ पे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है, यानी कि जो मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान इसीलिए उसको कहा जाता है कि यहाँ इसका मृत्यु जो है यहीं पे होता है, प्लीहा में, ठीक है ना। फिर अगर बात करें तो इसका जो कोशिकाएं होती है वह गोलाकार होती है। कैसा होता है, गोलाकार होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। अब देखिए केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक जो होता है उसी से मतलब उसमें डीएनए होता है। आप जैसे कि अगर किसी को चेक करना रहता है, बच्चे सबका भी होता है डीएनए चेक कराया जाता है, तो उसमें आपको जो आरबीसी है इससे आप चेक नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है ना। आपको एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें केंद्रक नहीं होता। हीमोग्लोबिन के कारण जो है यह क्या होता है, लाल होता है। तो आपको बताया था कि ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ही ब्लड जो है लाल होता है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, जिसको हम लोग Fe संकेत से डिनोट किए हैं। यहाँ पे देखिए Fe पाया जाता है। यहाँ से एक बात समझिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमिया रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से ही होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। और यह भी पूछा जाता है कि एनीमिया नामक रोग जो है ज्यादा किस में होता है, ज्यादा महिलाओं में होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ उनके पास ब्लड जो होता है कम होता है। तो ब्लड ही जब कम होगा तो आपका आयरन भी उनके शरीर में कम ही होगा। ब्लड ही कम है तो ब्लड में ही तो पाया जाता है, वही कम होगा तो मतलब कि सबसे ज्यादा किस में होगा रोग, महिलाएं में होगी, क्योंकि आपका आयरन की मात्रा उनमें घट जाता है। तो इसीलिए अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमिया नामक रोग जो है मतलब कि किसकी कमी से होता है, तो आप आयरन की कमी से कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा किस में होता है, तो महिलाएं में होती है। ये दो बात आप याद रखेंगे यहाँ से। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसका मुख्य कार्य का। तो देखिए इसका कार्य जो है आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह ऑक्सीजन का वाहक करता है, मतलब कि ऑक्सीजन आपको पूरे शरीर में इधर से उधर मतलब ले जाने का काम करता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का काम करता है। यह भी आपका किसका, आरबीसी का काम है। तो आरबीसी से अगर हम लोग बात करेंगे तो इतना बात आपको आरबीसी से आएगा, आप इस बात को समझ लीजिए। बात करेंगे आरबीसी का तो इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहेंगे। इसका नाम आपका एरिथ्रोसाइट्स भी है। इनकी संख्या 50 लाख होती है
और इनका जीवन काल जो है लगभग 120 दिन, लगभग क्या मतलब 120 दिन होता है। इनका निर्माण की अगर बात करेंगे तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह आपका अस्थिमज्जा में होता है, जबकि इसका मृत्यु जो है वह स्प्लीन में होता है, यानी कि प्लीहा में होता है। और इसीलिए इसको हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो क्या कहेंगे, प्लीहा को कहते हैं। दूसरा हम लोग इसके सेल की अगर बात करते हैं कोशिकाएं की, तो वह गोलाकार होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका रंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह लाल होता है। लाल क्यों होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक आपका प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण यह जो है आपका लाल होता है, ठीक है ना। और इसमें ये क्या बोलते हैं, आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। आयरन जिसको हम लोग Fe से यहाँ पे डिनोट किए हैं, ठीक है ना। Fe मतलब आयरन ही होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो आप देखिए कि Fe यानी कि आयरन पाया जाता है। और एनीमिया नामक रोग जो होता है इसी की कमी से होता है। आपसे पूछेगा एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। और सबसे ज्यादा किस में होता है, तो महिलाओं में होती है। क्योंकि महिलाओं के शरीर में ब्लड कम होता है, जब ब्लड ही कम होगा तो आपका आयरन भी कम होगा, चूंकि आयरन जो है वह ब्लड में ही है, ठीक है ना। तो वो कम होगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि महिलाओं में मतलब ज्यादा एनीमिया नामक रोग होता है। इसी को अरक्ता भी बोला जाता है, अरक्तता, समझ गए ना, इसी का नाम है। तो दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं इसका मुख्य कार्य का, तो वो तो आपको बता ही चुके हैं कि यह ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है ना। मतलब शरीर में पूरा ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम करता है। तो आप समझिए ले जाने का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को पूरा शरीर में लेके जाता है और सेल तक पहुंचाता है। और उपापचयी क्रियाओं के दौरान फिर वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहां पे बनता है और उसको वापस ब्लड लेकर के आता है। इसका तो जिक्र हम लोग हर्ट में कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी हम लोग समझ चुके हैं, अब डब्ल्यूबीसी को समझिए। तो डब्ल्यूबीसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका भी निर्माण जो है आपका डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है स्प्लीन में, सॉरी अस्थिमज्जा में ही होगा, यानी बोन मैरो में ही होगा, ठीक है ना। और इनका मृत्यु जो है वह ब्लड में ही हो जाता है। एक बात पे गौर कीजिएगा, जो आरबीसी होता है उसका मृत्यु आपका स्प्लीन यानी प्लीहा में होता था, ठीक है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है इनका मृत्यु जो है ब्लड में ही हो जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी का मृत्यु मतलब ब्लड में ही हो जाता है। और इनका आकार जो है अनियमित है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे कि आरबीसी था तो इसका क्या था कि गोलाकार होता था, लेकिन इसका क्या अनियमित है। और इसमें क्या होता है कि केंद्रक भी होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक भी होता है। तो आप देखिए यहाँ से आप डीएनए टेस्ट जो इसे होता है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें केंद्रक होता है। और देखिए लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम होती है, जो कि अभी आपको कंपैरिजन करके बता रहे थे, उसी बात को यहाँ पे लिखा गया। यानी डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या वह आरबीसी के तुलना में बहुत कम होती है। क्योंकि आरबीसी का संख्या कितना 50 लाख के आसपास था, 50 लाख था, जबकि डब्ल्यूबीसी का 10,000 है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी, ठीक है ना, की संख्या की अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम होती है। दूसरा देखिए हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो यह क्या करता है कि शरीर को संक्रमण से बचाता है। संक्रमण से जैसे कि आपका प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है ना। संक्रमण अगर कुछ भी चीज अगर अटैक करता है तो डब्ल्यूबीसी उसका भक्षण करता है, यानी कि खा पी के मार उड़ के एकदम बराबर कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इससे मतलब संक्रमण से शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है। आप इसको शरीर का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करता है, तो कह सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए डब्ल्यूबीसी की इसकी सहायता से क्या होता है कि जैसे कि आपको कहीं कट उठ गया है या फूट गया है, घाव वगैरह हो जाता है। तो घाव देखिएगा कभी कभी क्या होता है लोगों को कि बहुत दिन तक बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, ज्यादा दिन तक रहता है। लेकिन जनरली जो है वह जल्दी भर जाता है। तो आपका घाव जो जल्दी भर जाता है वह डब्ल्यूबीसी के ही कारण, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव आपका जल्दी भर जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग एक और बात करेंगे, जैसे लसिकानु कोशिकाएं जो होता है वह इसका दो प्रमुख घटक है, जैसे बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट होता है। इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है, इसीलिए इसको समझ लीजिए कि बी लिम्फोसाइट क्या है और टी लिम्फोसाइट क्या है। अब देखिए इसका निर्माण जो है यह भी आपका स्प्लीन या अस्थिमज्जा कह सकते हैं, स्प्लीन प्लीहा और अस्थिमज्जा द्वारा होता है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं कि एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती है, एंटीबॉडी, ठीक है ना। अब देखिए एंटीबॉडी का भी होना जरूरी है। तो ये सब किसका पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का। तो अब देखिए यहाँ पे ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए एक्चुअली में जो आपका डब्ल्यूबीसी है अगर यह कम हो जाता है तो इसके कमी के कारण आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। एक ल्यूकेमिया कैंसर का आप नाम सुने होंगे, इसी के बढ़ जाने या घट जाने से ये कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया, ठीक है ना। आप इसका नाम भी यहाँ पे देखिए ल्यूकोसाइट्स दिया गया। तो इसके कमी से यानी डब्ल्यूबीसी के कमी से जो होने वाले रोग है वह क्या क्या है, तो आपका देखिए कैंसर और एचआईवी में क्या होता है कि आपका मतलब कि इनकी संख्या जो है घटने लगती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर घटने लगेगी तो आपको
तरह तरह मतलब प्रतिरोधक क्षमता घटने लगेगा, ठीक है ना। शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होने लगता है। अब आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर घटने लगेगा तो आपके ऊपर तो कोई अटैक करेगा। अरे ठीक उस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई होता है ना कि गांव में कोई गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, तो उसको क्या करता है, लोग दबाने लगता है, मतलब चारों तरफ से कोई डांट देगा, काम करवा लेगा, पैसा नहीं देगा, मतलब परेशान करना। उसी तरह क्या होता है कि WBC अगर आपका घटने लगेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगता है, यानी कि आपके पास लड़ने का कैपेसिटी नहीं रहेगा तो आपको तरह तरह का बीमारी अटैक करेगा। तो उसी में जो सबसे खतरनाक बीमारी HIV जो होता है वह मतलब उसमें इसकी संख्या घटने लगती है और कई प्रकार की बीमारियों से पेशेंट जो घिर जाता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए HIV जो है इसको खतरनाक बीमारी कहा जाता है। कैंसर तो जानबे करते हैं कि एकदम पूरा खतरनाक है, तो दोनों जो है आपका WBC के कारण ही होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसके कमी से जो रोग होता है वह कैंसर और HIV है। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको या RBC और WBC दोनों आपको समझ में आया होगा अच्छा से। अब हम लोग प्लेटलेट्स को समझेंगे और वर्क ऑफ ब्लड समझेंगे कि ब्लड का काम क्या होता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को समझ लीजिए, इसका भी निर्माण जैसे आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीन रक्त कणिकाएं थी, तो जिसमें हम लोग RBC और WBC को पढ़ चुके हैं, उसी तरह यहाँ पे देखिए आपका प्लेटलेट्स जो है इसका भी निर्माण आपका बोन मैरो में ही होता है और इनका मृत्यु जो है स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। दोनों बातें यहाँ पे लिख दी गई, निर्माण आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और मृत्यु प्लीहा में होता है। देखिए एक्चुअली में प्लेटलेट्स जो होता है यह सबके मतलब ब्लड में नहीं पाया जाता है, ये केवल मनुष्य और स्तनधारी जो होता है उसी के ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे कि मनुष्य और स्तनधारी के ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना, स्तनधारी। आप समझ लीजिए। अब देखिए ये जो होता है प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड में यह सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा, और रंगहीन। रंगहीन कहने का मतलब है कि आपका उसमें कोई कलर आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए उसको रंगहीन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि सूक्ष्म एवं रंगहीन होता है, यानी बहुत छोटा होता है और आपका रंगहीन हो जाएगा। इसमें केंद्रक जो है वह नहीं पाया जाता। जैसे आप देख रहे थे RBC में भी केंद्रक नहीं था, WBC में था, उसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेटलेट्स जो है इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस बातों को भी याद रखेंगे। दूसरा है कि देखिए प्लेटलेट्स जो है इसका काम क्या है, इसको समझिए कि यह आपका शरीर में जो संक्रमण होता है, मतलब किसी भी प्रकार का वायरस वगैरह कुछ अटैक करता है तो उससे आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कौन? प्लेटलेट्स। दूसरा है कि रक्त का थक्का होने में भी यह भी सहायक होता है। जैसे कि आपका जो फाइब्रिनोजेन जो था वह भी रक्त के थक्का होने में सहायक होता था, जो कि RBC में पाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग RBC नहीं, उसको हम लोग देखे थे नहीं उसको हम लोग देख लिए थे आपका प्लाज्मा जो था उसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप समझ लीजिए प्लाज्मा में वो था। तो आप समझिए यहाँ पे बात को, वो क्या करता है कि आपका रक्त को थक्का होने में सहायक होता है। उसी तरह आप ऐसा नहीं समझिएगा कि वहाँ भी था और यहाँ भी है, इसलिए इस बात को हम रिपीट किए थे कि यह भी जो है प्लेटलेट्स जो है यह भी रक्त के थक्का होने में सहायक होता है, वो भी होता है, यह भी होता है, ठीक है ना। दोनों बातें याद रखिएगा। प्लेटलेट्स की कमी से देखिए इसका अगर शरीर में अगर कमी हो जाए, जैसे कि आप देख रहे थे कि WBC की कमी से ल्यूकेमिया होता है यानी कैंसर हो जाता है, या फिर HIV हो जाता है उसके बढ़ने या घटने से। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लेटलेट्स जो है इसकी कमी से कौन सी रोग होती है। तो देखिए एक आप चिकनगुनिया रोग होता है, बड़ा खतरनाक रोग है, बच्चों में होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपका जो है डेंगू ज्वर। तो आप समझिएगा कोरोना से पहले तो डेंगू ही सबसे ज्यादा परेशान किया था, लेकिन अब उससे भी खतरनाक रोग आ गया है कोरोना, तो लोग उस पर कम नजर जा रहा है। तो डेंगू ज्वर जो होता है वह आपका यही प्लेटलेट्स की कमी के कारण ही होता है। आप देखिएगा कोई अगर पीड़ित व्यक्ति अगर होगा डेंगू से तो देखिएगा उसका प्लेटलेट चेक किया जाता है, वो बहुत कम होता है। कभी कभी तो एकदम इतना कम हो जाता है कि मान के चलिए कि अगर 50,000 से नीचे अगर आ गया तो उसका जीवन खतरा में रहता है, उसका मृत्यु तक भी हो सकता है। इसीलिए उसको मतलब जो भी उसका उपचार होता है वो दिया जाता है ताकि इसकी संख्या जितना है उतना तक रिकवर हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि प्लेटलेट्स को भी समझ सकते हैं। इसमें जितना भी बातें थी सारे बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं वर्क ऑफ ब्लड, ठीक है ना। ब्लड का कार्य क्या होता है इसको समझिए। आखिर हमारे शरीर में जो ब्लड है या क्या क्या काम करता है। तो देखिए जो भी बात इसमें लिखा गया वो पहले भी हम लोग कर चुके हैं चर्चा, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट वाइज। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे CO2 ऑक्सीजन O2 हो गया, आपका हार्मोन्स हो गया और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके थे कि रक्त के माध्यम से ही आपका ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व जितना भी आता है वो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब का जो परिवहन करने का काम करता है, पहुंचाने का जो काम करता है सेल तक,
सेल तक ऑक्सीजन को ले जाने का और उधर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको वापस लाने का जो काम करता है वो आपका ब्लड का ही होता है। तो पहला कार्य हो गया ब्लड का। दूसरा देखिए यह रोगों से बचाव करता है, रोग से भी बचाव करने का काम करता है ब्लड, ठीक है ना, कि उसमें अगर कोई भी अवशिष्ट पदार्थ है तो उसको क्या भक्षण करता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग शरीर की सफाई का अगर हम लोग बात करें, शरीर सफाई का बात यहाँ पे देखिए मृत कोशिकाएं के कचरे आदि का WBC भक्षण करता है। आप देखिए ये बात WBC में समझ सकते थे कि WBC क्या करता है कि जैसे कि ब्लड में अगर आपका जैसे RBC जो है उसका मृत्यु होता है कहाँ पे, पीलिया में जाकर के, और WBC है उसका मृत्यु ब्लड में ही हो जाता है। तो जो भी जैसे कि ब्लड में मृत्यु हो गया तो वो तो एक कचरा हो गया ना, तो उसका भी भक्षण कौन करता है, WBC ही करता है। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि WBC इसका भक्षण करता है, यानी खा पी के एकदम नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है उसको, ठीक है। फिर हम लोग ताप नियंत्रण का बात करते हैं, तो जो हमारा शारीरिक टेम्परेचर होता है उसको भी नियंत्रण करने का काम ब्लड ही करता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ब्लड जो है हमारे शरीर में पूरा एकदम हमेशा रोटेशन यानी कि घूमते रहता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट अगर करते रहता है तो टेम्परेचर जैसे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो इसको अगर जैसे कि अगर बढ़ जाता है तो इसको भी आपका मैनेज करने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है, यानी इसको हम लोग ताप नियंत्रण भी कहेंगे। तो ब्लड का यह भी एक कार्य हो गया ताप नियंत्रण। दूसरा आपका रक्त का थक्का होने में, जैसे घाव वगैरह अगर हो गया तो उसका भी उस मतलब रक्त जो है वह थक्का बन जाता है, तो थक्का होने में भी सहायक होता है। तो ये जो भी बातें थी सारा आपका ब्लड का कार्य हो गया। तो मुख्य रूप से हम लोग इसमें क्या पढ़े, पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े, फिर ब्लड का 2 कंपोनेंट पढ़े थे जिसमें आपका क्या क्या था, एक रक्त कणिकाएं था और एक प्लाज्मा था। तो प्लाज्मा हम लोग पढ़ चुके थे, फिर रक्त कणिकाएं पढ़े, ठीक है ना। प्लाज्मा के बारे में पूरा स्टडी कर चुके थे। फिर रक्त कणिकाएं में देखे कि इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग से पढ़े। फिर आपका रक्त का कार्य जो था वह भी पढ़े। तो यानी ब्लड से रिलेटेड जितना भी बातें था पूरा बात हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले करके और उसके बाद इसको पूरा एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना करके इसका 1 से 2 बार बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी पूछा जाएगा आप जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट ब्लड का नॉलेज आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नया टॉपिक लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।